अभिजीत को बाहर बैठा देखकर संजना जी उसे कुछ जताए बिना अंदर तो चली गई, लेकिन सामने खड़ा अतीत नकार कैसे सकती थी। जो बातें कहीं पीछे छूट गई थी वो आज फिर से पीछा करती हुई यहाँ तक चली आई थी। ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, क्या सोचकर बीच में बोलने चली आई हो तुम? इसका फैसला मैं लूँगी, तुम नहीं। ए बुढ़िया, बहुत हो गया तेरा तेरा गवारपन यहाँ नहीं चलने वाला। अभिजीत, इसके साथ तुम्हें रहना है तो रहो, वरना मैं जा रही हूँ। अरे माँ, वो मॉडर्न है, उसे क्यों सिखाती रहती हो? मेरा घर तोड़कर ही आपको खुशी मिल जाएगी, यही तो चाहती हैं ना आप? ये सारे वाक्य उनके कानों में शोर मचा रहे थे। ये सारे शब्द पिघले शीशे की तरह कभी संजना जी के कानों में पड़े थे और उनके जख्म आज भी ताज़ा थे। बाहर बैठे अभिजीत से एक पल के लिए नज़रें तो मिली थी, लेकिन संजना जी ने उसको सहजता से अनदेखा कर दिया था। लेकिन अब खुद को उससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। संजना जी ने तुरंत टेबल पर रखा बेल बजा दिया। पिए अंदर आया तो संजना जी ने उससे सख्त लहजे में कहा, एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी जल्दी लेकर आओ। पिए कॉफ़ी लाने चला गया। बाहर बैठा अभिजीत भी इसी सोच से गुजर रहा था। संजना जी का प्यारा इकलौता बेटा था अभिजीत, लेकिन आखिर क्या हुआ था ऐसा कि बेटे को सामने देखकर भी वो अनजान बनी रही। कभी जिसको पलकों पर रखा था उसे आज सामने देखकर सारे जख्म उभर आए थे। जिसके लिए संजना जी ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले थे। तो क्या हुआ ऐसा कि उनको देखने के बाद संजना जी अपने ऑफिस में बैठी हुई इतनी विचलित हो रही थी। बात तब की है जब अभिजीत के सिर से पिता का साया अचानक से उठ चुका था। एकमात्र गांव की ज़मीन से आने वाले कुछ अनाज से संजना जी पालन पोषण करती थी। अनाज के कुछ हिस्से को मंडी में बेचकर उनका थोड़ा सा हिस्सा उन्हें दे दिया जाता था। संजना जी के पति कौशल चंद जी के छोटे भाई दौलत चंद ही सारी देखरेख किया करते थे, लेकिन सच तो ये था कि भाई के जाने के बाद देवर ने कभी ईमानदारी से उनका हिस्सा उन्हें दिया ही न था। बेचारी संजना जी जितना मिलता उतने में सब्र कर लेती। संजना जी बीएड पढ़ी थी, लेकिन घरेलू महिला थी। कौशल चंद जी की मौत के बाद अभिजीत और संजना जी का खर्च देवर दौलत चंद उठाने लगा, लेकिन भाई के बाद अब उसे स्कूल खर्च बड़ा लगने लगा था। उनकी देवरानी लतिका दिन भर संजना जी से काम लिया करती थी। इस दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। संजना जी के साथ भी बस यही था। उनकी देवरानी अनपढ़ होकर भी उन पर दिन भर हुक्म चलाकर काम करवाती थी, और संजना जी इतनी पढ़ी लिखी होकर भी चुपचाप काम करती थी, क्योंकि खर्च का सारा दारोमदार देवर पर था। लेकिन देवरानी लतिका हमेशा देवर के कान भरती कि क्यों जी, अब अपना बच्चा भी तो बड़ा होगा, तब भी तो खर्चे बढ़ेंगे। अब सारी कमाई क्या इन पर ही लगा देंगे, या उसके लिए कुछ बचा कर भी रखेंगे। अब इतना भी क्या पढ़ाना, इसको अपने आप पढ़ लेगा। दरअसल संजना जी अपने मायके से अत्यंत गरीब थी। उनके माता पिता दोनों ही दुनिया में नहीं थे, और भाई भी उनसे कोई लेना देना नहीं रखता था। क्योंकि कौशल चंद जी को दहेज नहीं चाहिए था, इस कारण भाई ने पढ़ी लिखी संजना को गांव में ब्याह दिया था, और विदाई के वक्त कहा था, अब यही तेरा नसीब है और जैसा ये कहें वैसा ही करना, और कभी भाई से मदद की उम्मीद मत करना, तेरा भाई किसी काबिल नहीं है। दरअसल ऐसा कहकर उसने अपना पीछा छुड़ा लिया था। न तो कभी खुद मिलने आया और न ही कभी फ़ोन पर ही उनकी खबर ली। गांव में ब्याही संजना जी घूंघट में दिन भर घर संभालती और अपनी सास कैलाशों के ताने सुनती। कहने सुनने को कोई पास ही न था। पति दिन भर खेत के काम में रहते और माँ का कहा कभी न टालते। वो जैसा कह देती वही कर देते। पत्नी की तरफ उनका कोई ध्यान ही न था। सास कैलाशों को तो छोटा बेटा ही ज़्यादा प्यारा था, तो उसकी शादी के बाद तो देवरानी लतिका भी सास की तरह ही संजना जी पर हुक्म चलाने लगी। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि संजना जी की दुख भरी जिंदगी में एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, और जिससे उनकी दुनिया ही पलट गई। दोपहर के समय खेत में पानी लगाते समय करंट लगने से कौशल चंद जी वहीं पड़े रह गए। करंट इतना तेज था कि एक पल का समय न लगा और वो तार से चिपक गए। इस समय संजना जी गर्भवती थी और अब सास थोड़ा लाड प्यार करने भी लगी थी, और उन्हें लगने लगा था कि अब उनके दुख के बादल छंट गए हैं। मगर दोपहर में जैसे ही पति की मौत की खबर मिली तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। ऐसी अवस्था में ही उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल
ले जाया गया। उधर घर पर छोटे भाई ने पति को अंतिम संस्कार कर दिया और संजना जी के अस्पताल से आने का इंतजार तक भी न किया गया। कारण था कि ज़मीन के कागज़ों पर कौशल चंद जी का अंगूठा लगवा लिया गया था, जिसमें सब कुछ दौलत चंद ने अपने नाम लिखवा लिया था। सास कैलाशों ने भी उसका साथ दिया और उनके गर्भवती होने का भी ख्याल न रखा। हॉस्पिटल से आकर संजना जी बेतहाशा रोई और सास से बोली, अम्मा मुझे खबर भी न की, मुझे भी तो मेरे पति के अंतिम दर्शन करने थे। सास ने कहा, अरे तेरी ही वजह से चला गया तो तेरी ही परछाई खराब है। ज़मीन अपने नाम कराई गई है, इसका पता संजना जी को तब चला जब अनाज बिकने पर कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी उनको नहीं दिया गया। संजना जी ने पूछा तो इस पर कैलाशों ने घर ही सिर पर उठा लिया था और कहा, अरे बेहुदा औरत, कैसी बेशरम बहू मिली है मुझे। अभी मेरे बेटे को गए ही कितने दिन हुए हैं और ये है हिस्सा मांग रही है। संजना जी चुपचाप घूंघट में खड़ी रो रही थी, लेकिन संजना जी का मुंह बंद करने के लिए दौलत चंद ने अनाज की रकम देना स्वीकार कर लिया और कहा, भाभी शुक्र कीजिए कि आपको अपने हिस्से से कुछ दे रहा हूँ, वरना आपके पतिदेव ने तो बैंक से ज़मीन पर कर्जा लेकर कब की ज़मीन खो दी थी। ये तो मैंने ही लोन वापस करके छुड़वाई थी। ऐसे तो ये मेरी ही हुई ना, इसलिए आपको ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आप मेरी भाभी हो तो इस नाते अनाज की बिक्री का पैसा मिल जाएगा। संजना जी ने तो इसमें भी सब्र कर लिया था। जब कभी बोलने ही नहीं दिया गया तो अब कौन बोलने देता। जब कुछ समय बाद उन्हें बेटा हुआ तो लतिका का पारा हाई हो गया। जब सास का दिल पोते की तरफ उमड़ता देखा तो लतिका को डर लगने लगा और उसने अपने पति दौलतचंद से कहा, सुनिए जी, भाभी को तो लड़का हो गया है, अब ये अम्मा से हिस्सा मांगेगी, कहीं अम्मा अपना हिस्सा लाडले पोते को न दे दे। दौलतचंद ने कहा, अगर तुम भी समय से पेट से हो गई होती तो ये मुसीबत ना आती। कितनी बार ज़मीन बचाऊंगा, अब कहीं फिर से सारे किए किराए पर पानी न फिर जाए। लतिका ने कहा, छोड़ो आप, अब इस समस्या को मैं ही देख लूँगी। उसने सास के कान भरने शुरू कर दिए, जिससे सास का मोह पोते से बढ़ने से पहले ख़त्म हो जाए। लतिका जी भी गर्भवती हुई और उसको भी बेटा हो गया। बस फिर क्या था, संजना जी पर फिर गाज आकर गिरी। सास के कदम लतिका की तरफ बढ़ गए। कैलाशों ने लतिका का खूब ख्याल रखा और संजना जी से सारे काम करवाए। लतिका बेड पर पड़े पड़े संजना को चक्कर घिनी बनाकर रखती और सास उसे खिलाने पिलाने में लगी रहती। इस बार सास ने लतिका के बहकावे में आकर संजना जी का चूल्हा चौका अलग कर दिया और अब संजना जी ही अपने बेटे के अकेले साथ रहने लगी। खाना खर्च भी गिन कर दिया जाने लगा। जो मिलता बेचारी संजना जी उसी में समय काटती। उन्होंने कई बार कोशिश की कि स्कूल में टीचर की नौकरी कर ले, मगर सास ने कहा, अब क्या हमारी और नाक कटवाने का इरादा है तेरा? विधवा घर में ही अच्छी लगती हैं, अगर बाहर जाएगी तो लोग थूकेंगे हम पर। संजना जी बेचारी दुखी मन से अंदर ही रहती और थोड़ा टाँके सिलाई का काम करने लगी। इतना पढ़े लिखे होकर उन्हें यह सब करना बहुत खलता था, लेकिन लतिका को संजना जी का कुछ भी करना बुरा लग रहा था। उसने संजना जी के चरित्र को लेकर सास के कान भरने शुरू कर दिए। अब सास आए दिन घर आ धमकती। बगल से लगा हुआ ही संजना जी को एक कमरे का मकान मिला था। सास आकर आंगन में खड़े होकर शोर मचाती, अरे देखो रे पड़ोसियों, कैसी कुलछनी बहू आई है, विधवा हो गई मगर ऐशो आराम से प्यार है। अरे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, पराए मर्दों के घर में क्या करने जाती है। संजना जी लोगों के सिलाई के कपड़े वापस करने जाती थी, बस उसी का बखेड़ा खड़ा कर दिया गया था। सास संजना जी की हर बात पर शक करने लगी। अब अभिजीत 5 साल का हो गया, तब भी लतिका और उसकी सास अभिजीत के सामने संजना जी की खूब बुराई करते और उन्हें बुरा ठहराते। उनके दूर आदमियों से संबंध होने की झूठी बात को इस तरह कहते कि अभिजीत को सब सच लगता। वो घर जाकर माँ को शक भरी नज़रों से देखता। संजना जी सास और लतिका पर बिना ध्यान दिए उसके लिए दिन रात मेहनत करती, लोगों के कपड़े सिलती तो एक एक टाँके में अपनी उधड़ी ज़िंदगी को भी सिलती रहती। भविष्य के सपने देखती और हमेशा अभिजीत से कहती, बेटा मैं पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन तुम बहुत बड़ा आदमी बनना, अच्छे से पढ़ाई करना, सबके काम आना और दिल में हमेशा नेकी रखना।
लेकिन अभिजीत के कानों में हमेशा चाची और दादी के कहे शब्द गूंजते रहते। जब भी उसकी माँ बाहर जाती तो वो पीछे से जाकर देखता। कभी कोई आदमी मुस्कुराकर उनका हाल चाल पूछ लेता तो अभिजीत गुस्से से आंखें लाल पीली करके पैर पटकता हुआ घर आ जाता। अभिजीत ने अधिकतर दादी के पास ही रहना शुरू कर दिया। दादी को तो अभिजीत प्यारा था ही, और लतिका का बेटा उससे छोटा था। अब फिर से लतिका को डर लगने लगा, क्योंकि वो बेटे को माँ के खिलाफ खड़ा तो करना चाहती थी, मगर दादी उसे प्यार करे ये उसे कतई मंजूर नहीं था। दादी का प्यार बढ़ता देखकर उसने एक चाल चली। एक औरत को इस काम के लिए पैसे दे दिए। एक दिन एक औरत ने कहा, दीदी मुझे आज ही कपड़े चाहिए, मुझे शाम को उन्हें पहनकर कहीं शादी में जाना है। संजना ने कहा, लेकिन कपड़े तो कल तक हो पाएंगे। उस औरत ने कहा, नहीं आज ही चाहिए, आप थोड़े पैसे ज़्यादा ले लो, मगर आज ही कर दो और मेरे घर पर पहुंचा देना। संजना पैसे ज़्यादा मिलने को बात पर तैयार हो गई और घूंघट डालकर शाम से पहले उसके घर कपड़े देने निकल गई। इधर अभिजीत लतिका के घर था। लतिका ने कहा, तुम्हारी माँ आज फिर जा रही है, जाकर देख लो, अभी जा रही होगी। अभिजीत ने जाकर देख लिया तो संजना जाती नजर आई। वो जब इस औरत के घर में घुसी तो एक आदमी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। यह देखकर अभिजीत का खून खौल गया। उसने जाकर दरवाज़ा पीटा। उधर अंदर कुर्सी पर बैठी संजना को इस आदमी ने कहा, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बस मेरी घरवाली थोड़ी देर में आ जाएगी। अभिजीत संजना जी के बाहर आने का इंतज़ार करता रहा और कुछ देर बाद वो लौट गया। लतिका ने हंस कर पूछा तो उसने कहा, चाची माँ वहीं है, मैंने देखा अंदर जाते हुए, और एक आदमी ने दरवाज़ा भी बंद किया। लतिका ने कहा, देख ये बात दादी को ज़रूर बताना। बस फिर क्या था, उसने जाकर ये बात दादी को बता दी। दादी गुस्से में आकर बोली, किसके घर गई है, मुझे दिखा। अभिजीत उसे वहीं लेकर गया तो सास ने दरवाजे की सांकल बजा दी। अंदर से आदमी बटन बंद करता हुआ बाहर आया और सास अंदर घुस गई। संजना जी कुर्सी पर बैठी उस औरत का अब तक इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसने उससे पैसे लेने थे। लेकिन ये सब कुछ तो लतिका की योजना अनुसार हो रहा था। सास ने शोर मचा दिया, कहीं कुएं में डूब मर तुम, बेगर्त पति चला गया, मगर तुझे अब भी पराए मर्द चाहिए। अब इसके साथ घर में बंद होकर मेरी नाक कटवा रही थी तुम। सास ने संजना जी को वहीं मारना शुरू कर दिया और अभिजीत खड़ा देखता रहा। अभिजीत का ऐसा करना संजना जी को अजीब लगा, लेकिन फिलहाल तो सास से बचने की कोशिश कर रही थी। उस आदमी ने भी कहा कि अम्मा जी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इंतज़ार कर रही थी, मगर लतिका का पासा उसके अनुसार ही चल रहा था, वही हो रहा था जो वो चाहती थी। इस घटना के बाद सास ने संजना जी से कहा, इस गांव से कहीं दूर चली जा, अब और बदनामी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। संजना जी को माफ़ी नहीं बदनामी मिली थी, और सास के ऐसा कहने के बाद से तो लतिका का प्लान सफल हो गया था। संजना जी ने बहुत मिन्नतें की और सास के पैर पड़ी, लेकिन निर्दयी सास ने उन्हें धक्का देकर कहा, मेरा खानदान अपनी इज्जत तेरी वजह से हथेली पर लेकर घूम रहा है, निकल यहाँ से और शक्ल मत दिखाना। संजना जी ने बहुत सफाई दी कि उनके चरित्र को लेकर ये सब मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं, मगर सास के सिर में ज्यों भी न रेंगी। संजना जी ने भाई को फ़ोन करने की कोशिश की, मगर भाई का नंबर ही गलत बता रहा था। संजना जी को लतिका ने पीछे से आकर कुछ रुपए देकर कहा, दीदी अब हालातों को तो मैं सही नहीं कर सकती, मगर आपकी इतनी मदद कर सकती हूँ कि आपके रहने का इंतज़ाम हो जाएगा। लतिका की चाल को संजना जी समझ ही नहीं पाई थी और उससे पैसे लेकर जाने की तैयारी करने लगी। लतिका ने दूर एक शहर में एक कमरे का इंतज़ाम अपने भाई से कहकर करवा दिया। अभिजीत अब तक चुप था, लेकिन माँ के प्रति जो जहर उसके मन में घोला गया था वो भी अपना काम कर रहा था। उसने कहा, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। संजना जी उसे समझाती रही और रोते रोते हार कर ज़मीन पर बैठ गई। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि दादी ने आकर कहा, ये मेरे पास रहेगा, तू निकल यहाँ से। संजना जी भला बच्चे के बिना कैसे रहती, तो उन्होंने मना कर दिया और कहा, मैं अपना बच्चा लेकर ही जाऊंगी। लेकिन उधर लतिका अपना पासा उल्टा पड़ता देख हिस्सा बंटने के डर से कांप गई। उसने फिर से जुगत लड़ाना शुरू कर दिया, जिससे अभिजीत अपनी माँ के पास चला जाए। उसने अपनी सास से कहा, अम्मा आप क्या सोचती हो कि ये लड़का कल को बड़ा होकर आपका मान करेगा? अरे बिल्कुल नहीं करेगा।
आखिर इसके अंदर भी तो इस औरत का ही खून है। जाने गुंडा मवाली क्या बने, हम इसके जिम्मेदार क्यों होंगे। और फिर कल को ये इसके कारण वापस आ गई तो अम्मा ये जाता है तो जाने दो। सास फिर से लतिका के कहने में आ गई और अभिजीत से बोली, तू माँ के साथ ही जा, माँ ही रखेगी तुझे अपने साथ। अब तू गुंडा बन या कहीं का आवारा आदमी, हमें कोई लेना देना नहीं है। छोटा सा 5 साल का अभिजीत अम्मा को ऐसे बोलते देखकर माँ के साथ चल तो दिया, लेकिन उसके अंदर एक गुब्बारा भरा था जो कि निकला ही नहीं था। संजना जी उसे लेकर शहर में आ गई। लतिका के दिए कुछ रुपए और राशन 2 महीने तो चला, लेकिन अब फिर से कमरे का किराया देने का समय आ रहा था और उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम ढूंढती संजना जी ने किसी के घर में बर्तन मांजना स्वीकार कर लिया। उनके घर संजना जी अभिजीत को साथ लेकर जाती थी, जो वहाँ पर एक छोटे से बच्चे के साथ खेलता रहता था। संजना जी का अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना देखकर उस घर के लोग अचंभित होते थे। गांव में तो कभी ऐसे भी बोलने का मौका नहीं मिला था और न ही वहाँ किसी को उनके बारे में सब जानते हुए भी उनकी कदर हुई थी। लेकिन अब संजना जी ने अपने व्यक्तित्व को सबके सामने लाना शुरू कर दिया था। एक दिन मकान मालिकिन ने उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा तो वो बीएड सुनकर उन्हें ताकती ही रह गई। उसने कहा, जब बीएड हो तो स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा लेती। संजना जी ने कहा, मैडम, मेरे एजुकेशन के सारे कागज़ मेरी सास ने जला दिए। अब जॉब पाने के लिए मेरे पास अपनी क्वालिफिकेशन दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इतना आसान नहीं है मुझे जॉब मिलना। उस औरत ने कहा, मैं कुछ कोशिश करती हूँ, तुम्हें नौकरी मिल गई तो बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। 15 दिन के बाद उस औरत ने संजना जी से कहा, संजना, मैंने एक स्कूल में तुम्हारे लिए जॉब की बात की है। वो तुमसे ट्रायल क्लास लेकर देखेंगे। वहाँ बच्चों को पढ़ा कर दिखा देना। अगर अच्छे से कर लिया तो बिना कागज़ों के काम हो जाएगा। संजना जी के पैर खुशी के मारे ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। नौकरी मिलने के बाद तो वो अभिजीत को भी पढ़ा सकती थी। उन्होंने स्कूल में ट्रायल के लिए क्लास ली और अपने शिक्षण कार्य के तरीके से प्रिंसिपल को प्रभावित कर लिया। उन्होंने वादा किया कि वो आगे बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ेगी। अब उसी स्कूल में अभिजीत का भी एडमिशन हो गया। वो इसी स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती रही और अभिजीत को पालती रही। इसी छोटी सी तनख्वाह की नौकरी से अभिजीत बड़ा होकर अच्छे से पढ़ लिख भी गया। वहाँ सभी संजना जी की बहुत इज्जत करते थे। संजना जी ने ज़्यादा पैसे के लिए अब भी सिलाई करना जारी रखा था। संजना जी ने अभिजीत के नाम से एक छोटा सा मकान भी बना लिया था। यह संजना जी की कड़ी मेहनत का ही नतीजा था कि आज उनके पास सब कुछ था। एक समय आया जब वो बहुत बीमार पड़ गई और महीनों तक स्कूल न जा पाई। घर का खर्च अभिजीत को सैलरी से चल रहा था। संजना जी ने लोगों से अभिजीत के रिश्ते के लिए भी कहना शुरू कर दिया था। अभिजीत अब तक उनके साथ तो था, लेकिन उनसे कटा कटा सा रहता था। जिस औरत ने उनकी जॉब लगवाई थी वो अक्सर उनसे मिलने आती और कहती, संजना, अब आराम करो, बहुत कर लिया काम। अभिजीत की शादी करके बहू की सेवा लेने के दिन हैं तुम्हारे, खुद मेहनत वाले काम करने के नहीं हैं। संजना जी हंसकर रह जाती, क्योंकि अब तक अभिजीत शादी को लेकर सख्ती से मना करता आया था। उसका रूखा व्यवहार संजना जी के मन को बहुत चोट पहुंचाता था, मगर उन्हें पता ही नहीं था कि अभिजीत के मन में कोई कील चुभी हुई है, जिसे वक्त रहते निकालना भी ज़रूरी है। एक दिन अभिजीत एक लड़की को लेकर घर आया और कहा कि इस लड़की से वह शादी करना चाहता है। अब संजना जी को भला क्या समझ होती, क्योंकि किस तरह से अभिजीत मान तो गया ही था। उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप उस लड़की सायना को अपनी एक सोने की चैन पहना दी। अभिजीत बहुत खुश हुआ और इसके बाद लड़की को वापस लेकर चला गया। लड़की से संजना जी ने कुछ पूछा ही नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब अभिजीत को पसंद है तो सब ठीक ही होगा। कुछ समय बाद उसके घर वालों ने आकर अभिजीत को शगुन दे दिया और इस तरह रिश्ता पक्का हो गया। 2 महीने बाद बेहद साधारण तरीके से शादी संपन्न हो गई। संजना जी भी खुश थी कि लड़की वाले उनकी तरह ही साधारण लोग हैं। ज़्यादा ऊंचे लोगों से रिश्ता करना मुश्किल हो जाता। 1.5 महीने तक तो सब ठीक चला। संजना जी बहू को खूब लाड प्यार करती, अपने हाथों से स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती और उसका ख्याल भी रखती।
मगर 1.5 महीने बाद संजना जी फिर से बिस्तर पर जा लगी और अब वो पानी को भी तरस गई। जिस बहू के लिए इतने अरमान सजाए थे, उसको आवाज़ दे देकर वो थक जाती थी और वो पानी देने तक नहीं आती थी। बिना दवाई उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। साइना ने उनको खाने तक को नहीं पूछा और न ही दवाई को। संजना जी अंदर से बहुत दुखी थी। उन्होंने अभिजीत से कहने की भी कोशिश की, मगर अभिजीत ने कहा, पानी खुद नहीं ले सकती क्या? क्या हो गया? अगर उसने नहीं सुना, खुद क्या कीजिए। ये टका सा जवाब सुनकर उनके तो होश ही उड़ जाते। कुछ दिन बाद जरा सेहत में सुधार हुआ तो उठकर खुद ही काम करने लगी और शाम के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर रख दिया। साइना ने कहा, मुझे नहीं खाना ये सब, आप खाइए। अभिजीत और मैं पार्टी में जा रहे हैं, बाहर ही खाएंगे। संजना जी का मन दुखी हुआ और वो बाद में बिना खाना खाए ही सो गई। अब ऐसा रोज़ होने लगा। साइना पार्टी में अकेले जाती थी और वहाँ से धूत होकर लौटती थी। संजना जी देखकर सोचती कि पहली बार देखने में तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं था, लेकिन ये इसको क्या हो गया। उन्होंने अभिजीत से कहा तो उसने कहा, आप तो रहने ही दीजिए और ये सीसीटीवी बनना बंद कीजिए। जब देखो साइना के पीछे पड़ी रहती हैं। इसकी ज़िंदगी है, जैसे चाहे जिए। संजना जी ने कहा, मगर लोग क्या कहेंगे बेटा, हमारी भी तो इज्जत है। अभिजीत ने ज़ोर से चिंघाड़ते हुए कहा, इज्जत की बात तो मत कीजिए आप। आपको याद नहीं है क्या कि हम लोग गांव से क्यों निकाले गए थे? क्या किया था आपने? और चुपचाप रहें तो इसी में भलाई है आपकी। 2 रोटी खाइए और पड़ी रहिए। संजना जी सन्न रह गई। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अपने ही बेटे के मुंह से ऐसी बात कोई कैसे सुन पाता। अब वो घर में खामोश रहने लगी, चुपचाप काम करती और सो जाती। एक दिन उन्हें अभिजीत के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। ध्यान से सुना तो उन्हें समझ कुछ आया। वो खुशी से उछल पड़ी। इतने सालों बाद कोई खुशी आने वाली थी। उन्होंने अंदर जाकर कहा, साइना बेटा, तुम माँ बनने वाली हो। मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं भी दादी बनूंगी। साइना ने गुस्से में कहा, एक्सक्यूज़ मी, कोई कुछ नहीं बनने वाला है यहाँ। और ये क्या कान लगाकर खड़ी थी जो बिन बताए अंदर चली आई हो? संजना जी ने कहा, बेटा ऐसा मत कहो, इसमें छिपाना क्या, ये तो खुशी की बात है। इस घर में भी एक फूल आएगा। साइना दहाड़ कर बोली, सुनाई नहीं देता क्या? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अभिजीत अपनी को बाहर निकालो, वरना मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा। इसके साथ क्या करना है ये मेरा फैसला है, इनका नहीं। मुझे इसको पैदा नहीं करना है। ये सुनकर तो संजना जी के होश ही उड़ गए और उन्होंने फिर से बोलने की कोशिश की, मगर साइना ने उनको अपमानित करके कमरे से बाहर धक्का देकर कहा, घर से भी ऐसे ही निकाल दूंगी। कुछ दिन बाद साइना ने रोते हुए अभिजीत से कहा, यह सब तुम्हारी माँ का किया धरा है। वो नहीं चाहती थी कि मैं अबॉर्शन करवाऊँ। देखा, अब डॉक्टर ने भी मना कर दिया। अभिजीत ने कहा, साइना, माँ को छोड़ो, तुम अपना देखो। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है इसके बाद शायद कभी तुम्हें बच्चा भी ना हो। एक तो हमें भी चाहिए ही ना। साइना सास के प्रति नफरत से भरी बैठी थी। उसने जब रोज़ रोज़ संजना जी को तंग करना शुरू कर दिया था, उनसे इतना काम करवाती कि वो थक कर लड़खड़ाने लगती। एक बार वो औरत घर आ गई जो कभी इनकी मालकिन थी। उसने उनकी वो हालत देखी और बोली, संजना, कुछ बताओ अपने बारे में, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। संजना जी मुस्कुरा कर रह गई और कुछ नहीं बताया। लेकिन साइना का अत्याचार इस कदर बढ़ गया था कि संजना जी को अपने ही घर में खाना तक नसीब नहीं होता था। साइना ने एक बार अभिजीत से कहा, अभिजीत, तुम अपनी माँ को कहीं छोड़ क्यों नहीं आ देते? ये एक बोझ बनकर हमारे सिर पर बैठी है। अभिजीत ने कहा, तुम जानती हो कि मेरी माँ मुझे भी पसंद नहीं। ऐसी औरत माँ कहलाने लायक ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें कहीं ठिकाने लगा दूंगा। साइना ने एक भरी दोपहर संजना जी से कहा, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो रहा है। ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक ला कर दीजिए। साइना गर्भवती थी, इस कारण से संजना जी को उसकी बात माननी पड़ी। तेज़ लू में चिलचिलाती धूप में ही संजना जी निकल पड़ी। जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, लेकिन ठंडी ठंडी बोतल नहीं मिली। बहुत दूर जाकर उन्हें एक ठंडी बोतल मिली, जिसे लेकर वो घर आ गई। लेकिन साइना ने ये कहकर पीने से मना कर दिया कि अब मेरा आइसक्रीम खाने का मन है। संजना जी फिर से गई और आइसक्रीम ढूंढने लगी।
बिना आइसक्रीम लिए जब घर आई तो साइना ने चीख कर कहा, बुढ़िया एक काम नहीं होता तुझसे, तुझे आइसक्रीम नहीं मिली। संजना जी ने कहा, बहू बाद में लाकर दे दूंगी, अभी तो कोल्ड ड्रिंक पी लो। साइना ने संजना जी के बाल पकड़ कर कहा, बुढ़िया मुझे ज्ञान देती है, आज तेरा मैं वो हाल करूंगी कि तू कभी भूल न पाए। उसने संजना जी को ज़मीन पर धक्का देकर पैरों से मारना शुरू कर दिया। तभी वहाँ अभिजीत आ गया। उसे देखते ही संजना जी ने बचाने की गुहार लगाई तो अभिजीत ने कहा, माँ तुम्हारे काम ही ऐसे हैं तो फिर मार तो पड़ेगी ही। मुझे कुछ नहीं कहना, ये जो कर रही है सही कर रही है। संजना जी फूट फूट कर रोई, मगर बेरहम साइना को उन पर बिल्कुल तरस नहीं आया और वो दिल भर जाने तक उन्हें मारती रही। संजना आए दिन साइना से मार खाती थी और अभिजीत साइना का साथ देता था। साइना उन्हें खाने को सिर्फ एक रोटी देती थी और अगर वो एक रोटी ज़्यादा मांग लेती तो साइना उनको उल्टा सीधा सुनाने लगती थी। साइना कहती, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, इस उम्र में खाना कम ही खाया जाता है। बुढ़िया तुझे बहुत चटकारे का मन करता है ना, ले अब तुझे ये भी नहीं मिलेगी। साइना एक रोटी भी उठाकर ले जाती और संजना जी इस तरह खाने से ही वंचित रह जाती। एक दिन दोनों ने धक्के मारकर कहा, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। संजना जी ने कहा, मैं कहाँ जाऊँगी बेटा, मेरे साथ मत करो ऐसा। अभिजीत ने कहा, बुढ़िया तेरे कारण मुझे गांव छोड़ना पड़ा, वो याद नहीं है क्या, ये घर तेरा नहीं है, जो कहीं भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, अपना सामान बांध और निकल। बेटे के इस तरह लताड़े जाने से संजना जी बेतहाशा रोई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये उन्हें घर से ही निकाल देंगे। संजना जी अंदर गई और अपने कमरे को रोते रोते देखने लगी। कितने प्यार से ये दीवारें बनवाई थी, कितनी मेहनत थी इसके पीछे। आज तो अपना बेटा ही बेगाना हो गया था। संजना जी ने ज़रूरी सामान बैग में डाला और निकल गई। जाने से पहले बेटे के कमरे में झांका, मगर दोनों बैठकर अंदर टीवी पर पिक्चर देखने में मगन थे। अभिजीत को अपनी ही माँ की सुध नहीं थी। संजना जी वहाँ से निकल गई और रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई। आज फिर से वो खाली हाथ खड़ी थी और उनके पास कुछ नहीं था। अपनी पुरानी मालकिन के पास जाने की भी हिम्मत नहीं कर पाई। जाने किस ट्रेन में बैठ गई और बिना मंजिल तय किए चल दी। रात भर के सफ़र के बाद सवेरा हुआ और ट्रेन खाली हुई तो वो भी उतर गई। इस नए शहर में फिर से अपनी पहचान बनानी थी, इसके लिए अब कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने स्टेशन पर ही बैठकर सोचना शुरू किया कि अब क्या करें। अब तो नौकरी किए भी कई साल हो चुके थे। उन्होंने गंगा घाट पर ही ठिकाना बना लिया, वहीं रहने लगी। रात को धर्मशाला चली जाती और दिन में घाट पर पूजा के फूल बेचती। इससे 2 टाइम का खाना तो उन्हें मिल ही रहा था। कभी कभी भंडारे का खाना भी खा लेती तो पैसे बच जाते। लेकिन इस तरह रहते रहते अब वो काफ़ी बीमार हो गई। वहाँ बैठने वाले साधु संत उन्हें जानने लगे थे। उन्होंने उन्हें सरकारी औषधालय जाने की सलाह दी, जो घाट के दूसरी तरफ गरीबों के लिए था। संजना जी वहाँ पहुँच गई और अपनी बारी आने का इंतज़ार करने लगी। लाइन में लगकर आगे पहुँची तो पता चला कि यहाँ और 5 दिन का कैंप लगा हुआ है। बाहर से डॉक्टर आए हुए हैं। उन्हें बहुत खुशी हुई। चेकअप करते हुए एक लड़की उन्हें बार बार देख रही थी। संजना जी को उसका देखना अजीब लग रहा था। संजना दवाई लेकर वहाँ से चली तो पीछे से आवाज़ आई, संजू ताई। संजना जी ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी ओर गौर से देखकर बोली, मेरी रस भरी वो लड़की। ये सुनकर आंखों में आंसू भर कर बोली, मैं आपको अब तक याद हूँ। संजना जी ने कहा, अरे तुझे कैसे भूल जाऊंगी मेरी रस भरी। दरअसल ये लड़की मिताली थी, जो उनके ही गांव में रहती थी और उसकी माँ संजना जी के पास उसे छोड़कर खेत चली जाया करती थी। संजना जी उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाया पढ़ाया करती थी। अपना होमवर्क भी संजना जी से पूछ कर ही करती थी। संजना जी को मिताली बहुत चाहती थी और वो भी उसे बहुत चाहती थी। आज इतने साल बाद दोनों मिलकर गले से लगकर बहुत रोई। मिताली ने बताया कि वो एक डॉक्टर बन गई है तो संजना जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर मिताली ने उनसे उनके बारे में पूछा तो संजना ने शुरू से आखिर तक की सारी कहानी बताई। उन्होंने अभिजीत के बारे में बताया तो मिताली को बहुत गुस्सा आया। मिताली ने कहा, संजू ताई, अब से आप मेरे साथ रहेंगी। हम दोनों मिलकर फिर से वही सब करेंगे जो आपने करना छोड़ दिया है। संजना जी घाट से अपना सामान लेकर उसके साथ चली गई। मिताली का एक छोटा सा स्कूल भी था जिसे उसके मामा जी चलाते थे। उन्होंने संजना जी से स्कूल में अपनी सेवाएं देने को कहा तो संजना ने रोते हुए उनकी बात मान ली।
सबके सहयोग से स्कूल तरक्की करने लगा। 3 साल में स्कूल इतना बड़ा हो गया कि इसमें 1000 बच्चे पढ़ने आने लगे और इसे इंग्लिश मीडियम की मान्यता भी मिल गई। अब उसकी गिनती अच्छे स्कूलों में होने लगी। अधिकतर लोग तो उसकी सुंदरता देखकर ही प्रभावित हो जाते थे। संजना जी ने जी जान से स्कूल को सजाया और संवारा था। स्कूल में ही रहती थी और सुबह जल्दी उठकर प्रतिदिन खुद पौधों में पानी देती थी। स्कूल में हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिलते थे। छोटे बच्चों के लिए झूले लगे हुए थे। सुंदर दीवारें और उन पर लिखे सुंदर श्लोक और संदेश स्कूल में 4 चांद लगाते थे। उन्होंने स्कूल को बुलंदियों पर पहुंचा दिया था और मिताली के साथ वो बहुत खुश थी। इधर इतने सालों में अभिजीत और सायना एक दूसरे से ही तंग आ चुके थे। सायना को घर के काम करना कतई पसंद नहीं था। संजना जी के रहते तो कोई काम करना ही नहीं पड़ता और अब उनके जाने के बाद वो दिन भर सोती थी और घर में खाना तक न बनता था। रात में पार्टी और दिन में नींद, बस यही उनकी दिनचर्या थी। अभिजीत ने कहा, सायना, तुमसे मैंने शादी की है। जब मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा सकता हूँ तो तुम मेरे घर को क्यों नहीं संभाल सकती? और तुमसे नहीं होता तो तुमने माँ को क्यों निकाला? सायना का जवाब यही होता कि इन कामों के लिए हम मेड रख सकते हैं। अभिजीत, तो आपस में इसके लिए क्यों लड़ना? और माँ को मैंने नहीं, तुमने मेरे साथ निकाला है। अभिजीत हमेशा ही ये सुनकर खामोश रह जाता। इतने सालों में उसे माँ की याद तो आई, मगर इसलिए कि काम के लिए उनकी ज़रूरत थी। धीरे धीरे अभिजीत को सायना की बातें गलत लगने लगी और बोलने पर झगड़े होने लगे। सायना कहती, तुम कौन से दूध के दूल्हे हो और न ही तुम्हारी माँ थी। तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि तुम्हारी माँ के कारण तुम लोगों को गांव से निकाला गया था। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, अब मुझे ज्ञान दे रहे हो। सायना की जली कटी बातें और अभिजीत को सुनने को मिलती थी। जब यही बातें उसने संजना जी को कही थी तो अभिजीत सायना का साथ दे रहा था और आज खुद सुनकर कलेजा फटने को आ रहा था। उसे माँ की याद आई। उसे याद आया कि मैंने गांव में कितनी बार कहा था कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उस आदमी ने भी कहा था कि ये उसकी पत्नी का इंतज़ार कर रही थी, मगर किसी ने सुनी नहीं। अगर कुछ गलत होता तो माँ शहर में मेहनत करने की बजाय कोई दूसरा रास्ता भी तो अपना सकती थी। उसके ज़मीर ने आवाज़ दी, हाँ, माँ ने कुछ गलत नहीं किया। मेरी माँ तो पाक साफ थी, मैं ही कुछ देख न पाया। सायना ने उसको आईना दिखा दिया था जिसमें खुद को देखकर वो गिरा हुआ महसूस कर रहा था। अब उसने शराब पीना छोड़ दिया था। बच्चा 2.5 साल का हो रहा था और पूछने भी लगा था। सायना का बर्ताव और रहन सहन जरा भी नहीं बदला। एक दिन तो हद ही हो गई जब अभिजीत ने आकर देखा कि उसका बच्चा शराब की भारी बोतल से खेल रहा है और सायना सामने बैठी हुई सहेलियों से गप्पे मार रही है। अभिजीत दौड़कर बच्चे से बोतल छीनकर सायना पर जोर से चिल्लाया, हद हो गई सायना, आज मैंने तुम्हें क्या समझा था? तुम क्या निकली? इस छोटे से बच्चे के हाथ में ये शराब की बोतल तुम्हें दिखाई नहीं देती? सायना ने कहा, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? देख नहीं रहे हो क्या मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ? अभिजीत ने कहा, फ़ोन काटो अभी, इसी वक्त। आज बात होकर रहेगी। सायना ने फ़ोन काट कहा, अभिजीत, तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे वो बोतल पी रहा है। अरे वो सील पैक है। अभिजीत का चेहरा गुस्से में तमतमा गया और सायना को थप्पड़ मारकर बोला, तो क्या बोतल खुलने का इंतज़ार कर रही थी? जिस दिन वो खोल कर पीने को कहेगा तो तब इसके हाथ से छीनोगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम अपने खुद के बच्चे के लिए इतनी लापरवाह निकलोगी। सायना ने कहा, मुझे भी नहीं पता था कि तुम और तुम्हारी माँ ऐसे निकलोगे। अभिजीत से रहा न गया और उसे फिर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा, खबरदार, जो मेरी माँ के बारे में कुछ कहा तो मैं ही गलत था जो उन्हें गलत समझता था, लेकिन वो सही थी। उन्होंने मुझे जो संस्कार दिए वो तुम एक माँ होकर अपने बच्चे को नहीं दे पा रही हो। तुम इसकी तरफ देखती तक नहीं और बात करती हो संस्कारों की। तुम जैसी माँ पर लालन है सायना। ये सुनकर सायना जल बुन कर रह गई। उसे रह कर अब माँ का ख्याल आने लगता कि माँ होती तो ऐसा करती, उसके बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखाती, अच्छे संस्कार सिखाती। उसे अपने बच्चे के लिए अब डर लगने लगा था। बच्चे की पढ़ाई से लेकर टिफ़िन तक सब अभिजीत को ही करना पड़ता था।
सायना की हरकतों में ज़रा भी बदलाव नहीं था। एक दिन वो शाम को घर आया तो बच्चे के सामने ही सायना सिगरेट पी रही थी। एश ट्रे में रखी बुझी हुई सिगरेट को अभिजीत अपने बच्चे के हाथ में देखा तो उसका माथा गर्म हो गया। उसने पहले उसके हाथ से सिगरेट छीनी और फिर सायना का बाजू खींचकर उसे खड़ा करके बोला, तुम होश में भी हो सायना? नशे में इतनी धुत खड़ी हो कि तुम्हारे अपने ही पैर जवाब दे रहे हैं। क्या एक बच्चा पालोगी तुम जब खुद ही खड़ी नहीं रह सकती? नशे में धुत खड़ी सायना ने कहा। सेट अप यू नॉनसेंस, तुम अपनी तमीज़ देखो, मैं ठीक हूँ। अभिजीत ने सायना को जोरदार तमाचा मारा जिससे सायना सोफे पर गिर गई। अभिजीत ने सायना को उठाकर कमरे में बंद कर दिया और बेटे के साथ किचन में चला गया। उसके लिए खाना बनाया और खुद भी उसके साथ बैठकर खाया। बेटे के सामने तो अभिजीत मुस्कुरा रहा था मगर अंदर तूफान चल रहा था और जिसे रोकने का उसे एक ही तरीका नज़र आ रहा था। अब उसकी आंखें खुल गई थी। उसने तय किया कि अब सुबह को सायना से बात करके रहेगा। सुबह वो जल्दी उठा और सायना को भी जाकर उठाया। सायना ने रोज़ की तरह नींद में ही कहा, अभिजीत कॉफ़ी ला दो। अभिजीत ने कहा, खुद बना लो और उसके बाद बाहर आकर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। सायना की आंखें झट से खुली और उसने कह कर जाते हुए अभिजीत को पीछे से देखा। वो झट से उठकर बाहर आई और बोली, ये सब क्या है अभिजीत? क्या बात है इतनी सुबह? अभी तो 7 ही बजे हैं। अभिजीत ने कहा, ये तुमको जल्दी इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम तो जल्दी उठती नहीं। खैर अब एक बात दिमाग खोल कर सुनो, मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं जा रहा हूँ और तुम भी जा रही हो। सायना ने गुस्से में कहा, कहाँ जा रहे हो? अभिजीत ने कहा, तुम और मैं अलग अलग जा रहे हैं। अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं सायना। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और अब तुम कहाँ जाओगी ये मुझसे मत पूछना। ये बातें अभिजीत ने सायना को आंखें निकाल कर कही और सायना के पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उसने कहा, पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या बकवास है। अभिजीत ने उसकी एक न सुनी और खुद जाकर उसका सामान निकाल कर बैग्स में पैक कर दिया। उसके घर फ़ोन करके हर एक बात बताई और उसे ले जाने को कह दिया। सायना सिर पकड़कर सोफे पर बैठी थी। सायना ने कहा, अभिजीत देखना तुम पछताओगे और मेरा बच्चा मैं लेकर जाऊंगी। अभिजीत ने कहा, जिस मुंह से इसको अपना बच्चा बोल रही हो, क्या माँ जैसा एक काम भी किया है तुमने? ये मेरा है और इसका बेहतर ख्याल सिर्फ मैं रख सकता हूँ, तुम नहीं। 1.5 घंटे बाद सायना का भाई आया। उसने बहुत समझाया मगर अभिजीत माना ही नहीं और उसने सायना को भेज दिया। 1 हफ्ते में अभिजीत ने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। अब वो नए शहर पहुंच चुका था और रहने के सारे प्रबंध कर लिए थे। बेटे को लेकर अब चिंता ये थी कि बेटा किसके पास रहेगा। 3 साल का होने को आया उसका बेटा। उसने पहले उसके लिए स्कूल ढूंढा लेकिन पता चला कि स्कूल माता पिता का भी इंटरव्यू होता है। वो चिंता में था क्योंकि बच्चे को कुछ सिखा ही न पाया था और प्री स्कूल भेजने की जिम्मेदारी सायना ने उठाई ही नहीं थी। अभिजीत ने इंटरव्यू फिक्स कर लिया था जिसके लिए अगले दिन वो बेटे को स्कूल लेकर चला गया। इंतज़ार में ही बैठा था कि संजना जी आ गई। उसकी अपनी माँ आज इतने साल बाद सामने आई मगर कैसे अनदेखा करके अंदर चली गई थी। माँ का रूखापन उसे अंदर तक रुला गया था लेकिन अब माँ से कैसे नज़र मिलाता। उसने माँ को कहे शब्द आज याद आ रहे थे, अपनी ही नज़र में गिर रहा था। सोच रहा था कि काश माँ से बात हो पाती। तभी मिताली वहाँ आई और पीएन से बोली, संजू ताई कहाँ है? उसने संजना जी के अंदर होने का इशारा किया तो वो अंदर चली गई। अभिजीत समझ ही नहीं पाया कि ये लड़की कौन थी जो उसकी माँ को संजू ताई कहकर बुला रही थी। ऐसा तो उसे कोई याद नहीं आ रहा था। कुछ देर तक वो दिमाग पर जोर डालता रहा लेकिन इसे कुछ याद नहीं आया। तभी पियोन ने आकर कहा, साहब आपको अंदर बुलाया है। अभिजीत का दिल जोर से धड़कने लगा। माँ के सामने जाना था और होंठ कांपने लगे थे। अपने कांपते हाथ पैरों को कुछ संभालते हुए उठकर वो अंदर गया तो मिताली और संजना जी सामने बैठे हुए नजर आए। संजना जी ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, बच्चे की मम्मी कहाँ है? अभिजीत इससे कांप गया। किस मुंह से कहता कि माँ आप ही सही थी और सायना हमेशा गलत थी और माँ आज भी नशे की ही गिरफ्त में है। उसकी खामोशी को संजना जी ने चश्मे में से देखा लेकिन वो
हाथ में पकड़े कागजों में नज़र जमाकर बोली, अभिजीत जी, क्या इसकी माँ नहीं है? अभिजीत ने कहा, नहीं। संजना जी हैरानी से उसे देखने लगी। मिताली ने कहा, वो तो आप सिंगल पेरेंट्स हैं, मगर कोई बात नहीं, एडमिशन पर इसका फर्क नहीं पड़ता। मिताली ने अब तक उसे नहीं पहचाना था, लेकिन अब अभिजीत से रहा न गया और वो उनके सामने ही फपक पड़ा। उसके तेज़ गति से बहते आंसू देखकर संजना जी का दिल कमज़ोर होने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल कर कहा, अभिजीत जी, कोई बात है तो बता सकते हैं, लेकिन इस तरह ऑफिस में मत रोइए। अभिजीत ने कहा, माँ प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर देना। मैंने आपको हमेशा गलत समझा और सायना का साथ देता रहा, मगर वो कभी वैसी माँ नहीं बन पाई जैसी आप हो। उसका बस चलता तो बच्चे को दूध की जगह बोतल में शराब भरकर दे देती। संजना जी सुनकर हैरत में पड़ गई। संजना जी ने कहा, आज माफ़ी की कौन सी गुंजाइश बची है? तुमने अपनी ही माँ पर लाछन लगाए और अपनी गलत बीवी का साथ दिया। उसने मुझ पर हाथ उठाया तो तुम्हें सही लगा, उसका हर एक कदम जो मेरे खिलाफ था वो तुम्हें सही लगा, लेकिन जब बात अपने बच्चे पर आई तब पता चला न। अभिजीत माँ के कदमों में गिर गया था और फपक फपक कर रो रहा था। संजना जी ने कहा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? अभिजीत जाकर बच्चे को ले आया तो कि दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। संजना जी ने उसको देखते ही पास बुलाया और कहा, ये तो बिल्कुल मेरे अभिजीत जैसा है। मिताली अभिजीत को देखने लगी। अब वो भी पहचान गई थी। संजना जी ने पोते को गले से लगा लिया। अभिजीत ने रोते हुए फिर से माफ़ी मांगी, लेकिन संजना जी ने कहा, माफ़ी कैसे दे दूँ? वो शब्द जो ज़माने से सुने थे, वो एक दिन जब अपने बेटे ने ही कहे तो मेरा दिल छलनी हो गया था। एक नासुर हो गया है दिल में, ये माफ़ी से कैसे ठीक होगा? अभिजीत नज़र नीची करके खड़ा रहा। संजना जी ने कहा, ये मिताली है, वही बचपन वाली रस भरी। अगर ये नहीं होती तो तुम्हारी माँ गंगा घाट पर भीख मांग रही होती। मेरे पोते को मेरे पास छोड़ दो और तुम जाओ। मिलने आ जाया करना। किसी ने मेरा बेटा छीना था, अब मैंने पोता छीन लिया है। संजना जी ने कहते हुए पोते को गोद में उठा लिया। पोता भी संजना जी का स्पर्श पाकर जैसे खिल उठा और उनके गले से लग गया। अभिजीत माँ के सामने हाथ जोड़कर वहाँ से निकलने लगा तो थोड़ा रुक गया, फिर पीछे मुड़ा और माँ के पैर छूकर बाहर निकल गया। संजना जी उसे जाते हुए देख रही थी। अभिजीत अपने आंसू पोंछते हुए जा रहा था और मन में कह रहा था, अब मेरे बेटे को मेरी माँ की परवरिश मिलेगी। शुक्रिया भगवान।